हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी लेक्चर सीरीज में आज के लेक्चर में हम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले एक साल में हमारी सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए जो भी नीतियां बनाई हैं या फिर जो पहल की हैं, उन सभी को आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखेंगे तो वहां पर आपको कई ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो सरकारी नीतियों से सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला टॉपिक यहां पर है ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली केरला गवर्नमेंट के द्वारा देश के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर को अनाउंस कर दिया गया है और इसकी स्थापना की जाएगी केरला के थ्रिसूर नामक स्थान पर। अब इसमें दो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। जो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बन रहा है, इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और यहां सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऐसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना जो ग्राफीन प्रोडक्ट बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। अब आपको यह समझना है कि ग्राफीन होता क्या है। तो ग्राफीन को समझाने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपने नोटों की गड्डी तो देखी ही होगी। तो यदि आप नोटों की गड्डी को एक कार्बन एटम मान लें और उस नोटों की गड्डी में से एक नोट को बाहर निकाल लें, तो वो जो एक नोट आपके हाथ में बाहर आएगा उसी को हम कह रहे हैं ग्राफीन। तो मतलब जो हमारा कार्बन है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, लाइक दिस लेयर 1, दिस इज लेयर 2 एंड दिस इज लेयर 3। तो जब भी आप इसमें से किसी एक लेयर को बाहर निकाल लेते हैं, इसी को हम ग्राफीन कहते हैं। आई होप कि आपको ग्राफीन समझ में आ गया होगा। अब यहां आप इमेज में देख सकते हैं, ये ग्राफीन है। इस तरीके का ये कुछ दिखाई देता है। ये बहुत थिन होता है, पतला होता है और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल का। ठीक है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा अच्छे से प्रवाहित हो सकती है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, ये बहुत फ्लेक्सिबल होगा। अगर आप इस इमेज को ध्यान में रखेंगे एग्जामिनेशन में कि ग्राफीन आपको ऐसा देखने को मिला था, तो आपको यहां डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल होगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंट आपको दिख ही रहा है और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लेक्सिबल है तो स्ट्रांग नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, तो ये बेसिक बात हो गई ग्राफीन के बारे में। नेक्स्ट, इसको हम वंडर मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। वंडर मटेरियल क्यों? क्योंकि आपने जाना अभी इसकी जो इलेक्ट्रिक क्वालिटीज होती हैं वो काफी अच्छी हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज काफी अच्छी हैं और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा ग्राफीन हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है? आपके फोन में अभी तक जो डिस्प्ले बनी होती है उसमें हम ऑर्गेनिक एलईडीज का इस्तेमाल करते हैं और ये ऑर्गेनिक एलईडीज का निर्माण किया जाता है इंडियम के नाम के एक मटेरियल से। ठीक है, तो इंडियम से अभी हम इसको बना रहे हैं, लेकिन यदि हम इसको ग्राफीन से बनाने लग जाएंगे तो इसका कॉस्ट काफी कम हो जाएगा और हमारे स्मार्टफोन का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो इसको कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप इसको एंटी कोरोजन कोटिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब किसी पदार्थ को यदि आपको जंग लगने से बचाना है तो आप उस पर ग्राफीन की कोटिंग कर सकते हैं। इसको पेंट्स में आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेंसर बनाने हैं होते हैं आपको, उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर इसको यूज करना है तो भी कर सकते हैं। डिस्प्ले बना सकते हैं, सोलर पैनल बना सकते हैं। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक आपका यहां फिनिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक नेशनल स्ट्रेटजी पब्लिश की है। तो यहां जान लीजिए कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। यहां पर हम करते क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के माध्यम से 3D ऑब्जेक्ट को बनाने का काम करते हैं और ये ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब क्या है, हम कंप्यूटर में पहले कोई डिजाइन बनाएंगे और उसी डिजाइन के आधार पर आपके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा लेयर बाय लेयर। इसको एक इमेज से समझिए, ये हमारा 3D कैड मॉडल है, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को लेयर्स में ब्रेक कर लेंगे और फिर इसको लेयर बाय लेयर बनाया जाएगा और आपका जो फाइनल 3D प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, यदि इनिशिएटिव की बात करें, कौन कौन से प्रयास किए गए हैं इस क्षेत्र में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा औरंगाबाद में एक 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग लैब को स्थापित किया गया है, जहां पर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग को लेकर।
उसके अलावा अदर इनिशिएटिव की बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत एक अटल टिंकरिंग लैब भी स्थापित की गई है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जाएगी। और इसके अंतर्गत फंडिंग क्यों की जा रही है, क्योंकि हम 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को इसमें स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से लिया गया है। इन्होंने विप्रो के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि इंडिया के पहले इंडस्ट्रियल ग्रेड 3D प्रिंटर को स्थापित किया जा सके। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं इस समय गवर्नमेंट पॉलिसीज का, इसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता, ज़्यादा स्कोप नहीं होता है समझाने का। ओके, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी तो वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव बनाना, ताकि हम मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या ही समझाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद इस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो रिस्क हैं, चैलेंजेस हैं, उन सभी को सॉल्व करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। साथ में हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इंडिया को एएम डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का ग्लोबल सेंटर बनाना चाहते हैं। ओके, और हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित मुद्दे होंगे वो भी हम इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत डील करेंगे। तो ये आपका टॉपिक हो गया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज विज्ञान ज्योति स्कीम। विज्ञान ज्योति स्कीम न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको भारत के अलग अलग 100 स्कूल्स में इंप्लीमेंट किया गया था और ये स्कूल्स रूरल एरिया में सिचुएटेड थे। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? स्कीम का ऑब्जेक्टिव है गर्ल्स को इनकरेज करना ताकि वो साइंस में इंटरेस्ट ले सकें और साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में अपने करियर को बना सकें। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं स्टेम। तो स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन क्षेत्रों में गर्ल्स अपना करियर बनाएं, यही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, उनको प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से हम गर्ल्स को क्लास 9 से लेकर पीएचडी के लेवल पर एनकरेज करेंगे ताकि वो साइंस के फील्ड में अपने करियर को बना सकें। ठीक है, तो काफी लंबा ये प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट, यदि इसमें एक्टिविटीज की बात करें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं? तो बहुत सारे साइंस कैंप का आयोजन किया जाता है ताकि गर्ल्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत सारे स्पेशल लेक्चर्स अरेंज कराए जाते हैं, क्लासेस अरेंज कराई जाती हैं, काउंसलिंग की जाती है स्टूडेंट के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, यहाँ इंटरेक्शन कराया जाता है आपको रोल मॉडल्स के साथ, बहुत सारे लैब्स में आपको विजिट कराया जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज इस स्कीम के अंतर्गत चलाई जाती हैं। यदि इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो नवोदय विद्यालय समिति नाम की एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसके द्वारा ही इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है विज्ञान ज्योति स्कीम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अभी चलाया जा रहा था आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में। अब की होता क्या है, ये एक नेशन वाइड और लगभग 1 सप्ताह लंबा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एंड लेक्चर्स को अरेंज किया जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड कॉलेज के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसके अंतर्गत जो हमारे डेली यूज में साइंटिफिक नॉलेज होती है ना, उसके बारे में स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि आप उन साइंस से रिलेटेड चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें और साथ में जो साइंटिफिक थ्योरी आ रही हैं उनके बारे में बताना, उनको स्टूडेंट को समझाना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO और अदर मिनिस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और ये सभी किसके अंडर में आ रही हैं? ये इसको लीड कौन कर रहा है बेसिकली? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको लीड कर रही है। इन दोनों के अंडर में ही ये सारे डिपार्टमेंट यहां पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की बात करें तो विज्ञान प्रसार यहां कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है, नाम ही लिखा है देखिए विज्ञान प्रसार, तो मतलब जो साइंस से रिलेटेड कम्युनिकेशन है उसको देश में फैलाना ही इनका ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, और यहाँ पर अगर थीम्स की बात करें तो 4 थीम रखी गई हैं इसके अंतर्गत। पहली थीम के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, मतलब जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अभी तक कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा। सेकंड थीम के अंतर्गत यहाँ पर माइलस्टोन्स देखे जाएंगे जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें दिखाए गए हैं। लाइक अभी तो आप जो भी इनोवेशन देख रहे हैं उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया है, इन सब के बारे में आपको सेकंड थीम के अंतर्गत बताया जाएगा।
थर्ड थीम होगी यहाँ पर स्वदेशी पारंपरिक इन्वेंशन एंड इनोवेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव है जो हमारी ट्रेडिशनल इनोवेशंस हैं उसके बारे में आपको जागरूक करना। और लास्ट थीम होगी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके लिए हम आगे के जो 25 साल हैं वो इंडिया के कैसे होंगे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत 4 नए सुपर कंप्यूटर को अभी रिसेंटली स्थापित किया गया है आईआईटी हैदराबाद में, नाबी मोहाली में, उसके बाद सीडैक बेंगलुरु एंड आईआईटी कानपुर में। अब इसको अनाउंस कब किया गया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। 2015 में इसको अनाउंस किया गया था और इसके माध्यम से हम बहुत सारे नेशनल एकेडमिक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को जोड़ना चाहते हैं कुछ रिसर्च फैसिलिटीज के साथ। और ये रिसर्च जो फैसिलिटीज होंगी इसमें 70 से ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर लगे हुए होंगे, जिसको हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था 7 सालों के लिए, 2022 तक इसको कंप्लीट किया जाना था और इसमें 4500 करोड़ रुपए का खर्चा होना था। ठीक है, तो 70 से ज़्यादा हमें यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स स्थापित करने थे। उसके बाद इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका संचालन यानी कि इसको स्टीयर कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और यदि इंप्लीमेंटेशन की बात आए, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, जो भी यहां पर इनिशिएटिव लिए जाएंगे तो इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सीडैक को, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में है, और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, ये इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखनी है। उसके बाद फीचर्स की बात करें तो हमारे देश में जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके नंबर्स को इंक्रीज करना इसका एक फीचर रहेगा। और साथ में हम नेशनल नॉलेज नेटवर्क के रूप में अपने सारे इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को इसके माध्यम से कनेक्ट करेंगे, ताकि वो अपने बहुत सारे इनोवेशन कर सकें सुपर कंप्यूटर पर, या इससे रिलेटेड जो उनको जो उनको ज्ञान प्राप्त करना है, जो रिसर्च करने हैं, वो इन कंप्यूटर के माध्यम से कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट, इसके माध्यम से हम लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हैं, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हम अपने देश में लगभग 20,000 स्किल्ड पर्सन का एक बेस बनाएंगे अगले 5 सालों में, जो कि सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने में हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर है इसलिए इसको चलाना आसान नहीं होगा, तो हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ स्किल प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सुपर कंप्यूटर को आराम से हैंडल कर सकें। ओके, और इसका जो फर्स्ट फेज था उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे सुपर कंप्यूटर मिशन बनाए थे परम नाम से, जैसे इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, ठीक है, परम युक्ति, परम नाम से बहुत सारे यहाँ पर हमने जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो स्थापित किए हैं अलग अलग आईआईटीज में, लाइक बीएचयू खड़गपुर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप थोड़ी सी देख लीजिएगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट को रिलीज किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव है डेटा की क्वालिटी, डेटा के उपयोग और उसके एक्सेस को इन्हांस करना। ठीक है, अब इस चीज को समझ लीजिए, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें 4-5 फीचर रखे गए हैं। पहला फीचर होगा मेकिंग डेटा ओपन, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे, लाइक आपका कोई आधार कार्ड से रिलेटेड डेटा है या फिर आपके नागरिकता से संबंधित कोई डेटा है, तो इस डेटा को ओपन रखा जाएगा और साथ में इसको शेयर भी किया जा सकेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक जैसे आधार का डेटा हो गया, तो आधार के डेटा को प्राइवेसी कंसर्न की वजह से हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया पहला फीचर। दूसरे फीचर की बात करें तो इसमें एक इंडियन डेटा ऑफिस होगा जो कि स्थापित किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका काम होगा डेटा को कंसोलिडेट करना, और यदि गवर्नमेंट या कोई अदर स्टेक होल्डर या प्राइवेट कंपनी अगर डेटा की मांग करती है तो उसको ये डेटा प्रोवाइड करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थर्ड फीचर में यहां इंडिया डेटा काउंसिल की बात हुई है, जिसमें इंडिया डेटा ऑफिसर्स होंगे और कुछ अदर डेटा ऑफिसर होंगे जो कि 5 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन डेटाबेस। कॉमन डेटाबेस के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करेंगी ताकि एक जगह पर ही पूरे डेटा को स्थापित किया जा सके और उसके बाद
कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्री या फिर स्टेट के डिपार्टमेंट उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, यहां पर मोनेटाइजेशन ऑफ डेटा की बात भी हुई है, मतलब डेटा की यदि हम क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसमें मान लीजिए कोई वैल्यू एडिशन करेंगे, तो ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा जब ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी अदर कंपनी को, तो कंपनी के साथ गवर्नमेंट वहां पर पैसे की डील कर सकती है, मतलब इस डेटा के लिए पैसे गवर्नमेंट ले सकती है। नेक्स्ट, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, डेटा कौन कौन प्राप्त कर सकता है, तो कोई भी स्टार्टअप कंपनी, एंटरप्राइज, इंडिविजुअल, रिसर्चर, कोई भी यहां पर डेटा प्राप्त कर सकता है और ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा डेटा लाइसेंसिंग के माध्यम से, डेटा शेयरिंग के माध्यम से या फिर डेटा वैल्यूएशन के माध्यम से। लेकिन यहां पर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ही आपके साथ डेटा को शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर एक और चीज है, लास्ट इसका फीचर, यहां पर एक डेटा शेयरिंग टूल किट भी होगी जिसके माध्यम से मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट को ये एक्सेस करने में हेल्प मिलेगी कि डेटा से संबंधित रिस्क कौन कौन से हैं और उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है डेटा शेयरिंग टूल किट। और यहाँ पर इस डेटाबेस को इसलिए भी तैयार किया गया है, या फिर कहें हम इस पॉलिसी को इसलिए भी तैयार किया गया है ताकि हम ये चेक कर सकें कि गवर्नमेंट कितने लंबे समय तक डेटा को होल्ड करके रख सकती है। सो अगेन देखिए, ये पूरे का पूरा जो है सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स में। सो आप लोग इसको 2-3 बार सुनेंगे तो ऐसे ही आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, समझाने का स्कोप इसमें बहुत कम है। नेक्स्ट इज इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप। अब ये इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप इसलिए न्यूज में आ गई क्योंकि रिसेंटली एक व्यक्ति को 2D सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्राप्त हुई है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें किया क्या जाता है, एक्चुअल में ये एक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो उसको डॉक्टरेट डिग्री मिल गई, तो डॉक्टरेट डिग्री के बाद यदि उसको रिसर्च करना है इंडिपेंडेंट तरीके से तो उसको पैसे की आवश्यकता होगी, और इस फेलोशिप स्कीम के माध्यम से हम उसको रिसर्चर को पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गई हमारी इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन कौन एलिजिबल है, तो कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहां पर एलिजिबल रहेगा, और साथ में उसके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और ये पीएचडी की डिग्री किसी भी फील्ड में हो सकती है, साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट में ये हो सकती है। लेकिन आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसमें 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 12वीं क्लास और उससे आगे के जितने भी आपने क्लासेस किए हैं वहां पर आपकी परसेंटेज का एवरेज 60% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के लिए। नाउ अगर हम इसमें बात करें और कुछ पर्सन्स की, लाइक कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो पीएचडी में एनरोल्ड है और उन्होंने अपनी थीसिस को सबमिट भी कर दिया है लेकिन उनकी पीएचडी की डिग्री अभी आई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के अंतर्गत एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन उसको यहाँ पर जो फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा वो तभी मिलेगा जब उसके पास पीएचडी की डिग्री आ जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए। और एज लिमिट इसकी क्या है, अपर एज लिमिट 32 है। प्राइस के अंतर्गत यदि बात करें तो आपको हर महीने 1,25,000 का प्राइस जो है दिया जाता है, और यहाँ पर आपको हर साल 7 लाख का ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाता है, और ये ग्रांट आपको प्रोवाइड किया जाता है 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्राइजेस हैं। तो ये हो गई इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप। नेक्स्ट इज पेसर इनिशिएटिव। सो पेसर इनिशिएटिव न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा राज्यसभा को इन्फॉर्म किया गया है इस स्कीम के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ इनिशिएटिव तो आप समझ ही चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं ध्रुवों से संबंधित और क्रायोस्फीयर से संबंधित जो भी अलग अलग एस्पेक्ट हैं उनकी स्टडी करना। सर यहाँ पोलर का मतलब आप समझ रहे हैं ध्रुव जहां पर बर्फ जमी हुई होती है, और क्रायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, क्रायोस्फीयर का मतलब होता है पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर बर्फ जमी हुई है। लाइक इसमें ग्लेशियर्स आ जाते हैं, इसमें आइस कैप आ जाएगी, जो स्नो बारिश हो रही होगी, जो स्नोफॉल होता है वो सभी क्रायोस्फीयर के अंतर्गत आ जाता है। कोई लेक एंड रिवर आइस है या फिर कोई समुद्री आइस है, ये सभी जो आइस होती है ना ये आपके क्रायोस्फीयर का पार्ट होती है। ठीक है, इसका स्पेशल फोकस कहां पर होगा, तो इस इनिशिएटिव का स्पेशल फोकस है अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, और साथ में जो हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स हैं उन पर इसका स्पेशल फोकस रहेगा। तो बर्फ के बारे में हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं 3 स्पेशल फोकस के साथ। आर्कटिक में आपको बहुत सारी बर्फ देखने को मिलती है, अंटार्कटिक में बहुत सारी बर्फ देखने को मिलती है, और हिमालय में भी बहुत सारी बर्फ देखने को मिल जाती है। उसके बाद
इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो इन प्रोग्राम्स में आप नाम देख सकते हैं, अंटार्कटिक प्रोग्राम हो गया, उसके बाद इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम हो गया, सदर्न ओशन प्रोग्राम हो गया, क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम हो गया। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। इंप्लीमेंट कौन करेगा इन सारे प्रोग्राम को? तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR इनको इम्प्लीमेंट करेगा और इस इनिशिएटिव की ड्यूरेशन रहेगी 2021 से लेकर 2026। ओके, नेक्स्ट इज मेजर अचीवमेंट। जो हमने ये पेसर इनिशिएटिव चला रखा है, इसके अंतर्गत अभी तक हमने क्या अचीव किया है? तो देखिए, हमने बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपीडिशन किए हैं, जिसका मतलब है साइंटिफिक अभियान। तो 39 और 40वें अभियान हम लोग सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुके हैं अंटार्कटिका में। और अभी रिसेंटली यहाँ 41 इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मैत्री और भारती स्टेशन को आप ध्यान में रखेंगे। जो हमारा आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन में हमने कुछ रिसर्च फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, और ये भारत की 2 ही रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं जो आर्कटिक रीजन में मौजूद हैं, और इसका नाम है मैत्री एंड भारती स्टेशन। तो इन रिसर्च स्टेशन के नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। सो इन रिसर्च स्टेशन के अंतर्गत अभी हमने रिसेंटली किया क्या है, एक क्लीन एयर एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हम ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशन एंड एरोसोल को मेजर करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका पेसर इनिशिएटिव कंप्लीट। अब ये सारी बातें तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रीन हाउस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है या एरोसोल क्या होते हैं, इतने तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा अटल न्यू इंडिया चैलेंज के फर्स्ट फेज को लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पर पहले तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 1-2 फैक्ट ध्यान रख लीजिए कि ये जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, ये नीति आयोग के अंडर में आता है। दूसरी चीज, इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोसाइटी रेलिवेंस से संबंधित जो भी चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करना, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है भारत के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी इनोवेशन हैं, उन इनोवेशन को सपोर्ट करना। ठीक है, लाइक हमारे डेवलपमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी की आवश्यकता है, तो कोई भी व्यक्ति यदि ग्रीन एनर्जी के फील्ड में कोई न्यू इनोवेशन करता है, तो इस प्रकार के इनोवेशन को सपोर्ट करना अटल न्यू इंडिया चैलेंज के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के अंतर्गत जो वैली ऑफ डेथ की प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व किया जाता है। अब ये वैली ऑफ डेथ की प्रॉब्लम क्या है और इसका सेकंड कॉमर्शलाइजेशन का क्या मतलब है, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फंडिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत हम कुछ स्टार्टअप को चयन करेंगे, और स्टार्टअप को चयन करने के बाद उन्हें 12 से 18 मंथ के बीच में लगभग 1 करोड़ का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके अलावा जो एडिशनल सपोर्ट और हम दे सकते हैं वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि वैली ऑफ डेथ होती क्या है। सबसे पहले ये टर्म दिया किसने है, तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा दिया गया एक टर्म है, और इसका मतलब होता है कि लाइक जब भी हम कोई कंपनी स्थापित करते हैं, तो कंपनी स्थापित करने के दौरान उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लाइक आपने जब कोई न्यू कंपनी डेवलप की, तो एकदम इसमें फंडिंग तो आएगी नहीं, कोई भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा, और इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आपके पास जो लिमिटेड कैपिटल है, उसी कैपिटल के बेसिस पर आप अपनी कंपनी को रन करेंगे। तो ऐसे में कंपनी के सामने 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कंपनी खत्म हो सकती है या फिर कंपनी यहां से सर्वाइव कर सकती है। सो इसीलिए ये होती है फर्स्ट वैल्यू ऑफ डेथ। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई कंपनी यहां से सर्वाइव कर गई, सर्वाइव करने के बाद जब दूसरा चैलेंज आएगा ना, सेकंड कॉमर्शलाइजेशन के दौरान, वो चैलेंज होगा जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रही है या फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रही है। तो भी प्रोडक्ट या तो फेल हो सकते हैं या फिर वहां से सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये होता है वैल्यू ऑफ डेथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक यहां फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक इज तेलंगाना स्पेस टेक फ्रेमवर्क। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर का पहला इस प्रकार का फ्रेमवर्क है। इसके ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखेंगे आप। तो ऑब्जेक्टिव है तेलंगाना को स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट के क्षेत्र में एक कॉमर्शियल हब बनाना। सर, स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि कोई भी लॉन्च व्हीकल हो गया, आपने PSLV GSLV का नाम सुना है, तो इस प्रकार के लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करना, सैटेलाइट्स को डेवलप करना, सैटेलाइट्स के लिए जो सब सिस्टम होते हैं, लाइक कोई सेंसर हो गया, उसको डेवलप करना,
ग्राउंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, लाइक आपको ग्राउंड ट्रैकिंग की कोई सिस्टम बनाना है तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और भी स्पेस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो यहाँ पर डेवलप की जाएंगी। ठीक है, अब ये सिर्फ तेलंगाना में ये जो बनाया जा रहा है स्पेस टेक फ्रेमवर्क, ये केवल हमारे देश में ही स्पेस टेक्नोलॉजी का हब नहीं बनेगा, बल्कि वर्ल्ड में हमें इसको एक डेस्टिनेशन बनाना है ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी की कोई भी रिक्वायरमेंट तेलंगाना के माध्यम से पूरी की जा सके। और यदि प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो तेलंगाना में आज भी बहुत सारी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी वर्क कर रही हैं और लगभग 1000 एमएसएमईज यहाँ पर मौजूद हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस और साथ में स्पेस के सेक्टर में भी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया यहां पर फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक इज ईवीटोल। ईवीटोल क्या है? अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा ऐसा बोला गया है कि गवर्नमेंट यहां एक पॉसिबिलिटी तलाश कर रही है ईवीटोल्स के बारे में। ठीक है, अब ईवीटोल्स है क्या एक्चुअल में? ये आपके ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जहां पर हूवर, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया जाता है। और यहां सबसे अच्छी बात ये होती है इन एयरक्राफ्ट की कि ये वर्टिकली लैंड कर सकते हैं और वर्टिकली ये टेक ऑफ कर सकते हैं। सर वर्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइक यहां पर आप एक एयरक्राफ्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब होता है इसको रनवे की आवश्यकता नहीं है, ये सीधे ऐसे ही स्काई में ऊपर उठ सकता है। और जब इसको लैंड करना होगा तो सीधे ही एक पोजीशन पर ये आकर लैंड कर सकता है, इसके लिए कोई भी रनवे की आवश्यकता नहीं होती है। और होवर का मतलब क्या है? यहां पर होवर का मतलब होता है किसी भी एक स्थान पर कुछ देर के लिए टिके रहना। ठीक है, तो आप मान लीजिए इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये आपकी छत पर आकर कुछ देर वहीं पर टिका रह सकता है, इसको लैंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये हवा में ही टिका रहेगा। तो ये होती है होवर। तो इन सभी चीजों के लिए ना हम इलेक्ट्रिक पावर को यूज करते हैं। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि ईवीटोल को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, तो टेक्नोलॉजी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। अब देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इसमें डीप में नहीं जाना है क्योंकि आपको एयरक्राफ्ट डिजाइन नहीं करने हैं, केवल उनके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी हम यहां पर यूज करते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक तो सबसे अच्छी चीज ये हो गई, इसको रनवे की आवश्यकता नहीं है, तो जितनी भी अर्बन एयर मोबिलिटी होती है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में तो इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं, लाइक किसी प्रोडक्ट को आपको डिलीवर करना हो तो ऐसे व्हीकल्स के माध्यम से आप इन चीज़ों को वो कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो गए। इसके बाद जो हमारे एरियल रिवॉल्यूशन है उसमें ईवीटोल्स को थर्ड वेव माना जाता है। थर्ड वेव क्यों? इससे पहले जो वेव्स आई हैं जैसे कि फर्स्ट वेव, तो वहां पर हमने कॉमर्शियल फ्लाइंग को स्टार्ट किया था, तो आप हवाई जहाज में बैठकर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे। ठीक है, दूसरा जो इसका फेज था उसमें हेलीकॉप्टर्स को डिजाइन किया गया था, और अभी जो इसका थर्ड फेज है, थर्ड वेव है, उसमें ईवीटोल्स आ रहे हैं। सो ईवीटोल्स अपने आप में काफी प्रोग्रेसिव हैं। और जो अभी तक हम लोग हेलीकॉप्टर्स देखते हैं या फिर प्लेन देखते हैं उसमें इंजन का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंजन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होंगे। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबराइजेशन। सर फाइबराइजेशन न्यूज में क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं पिछले साल हमारे देश में यानी 2022 में 5G को लॉन्च कर दिया गया था, और 5G को लॉन्च करने के बाद ही हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज आया फाइबराइजेशन का। फाइबराइजेशन का मतलब होता है हमारे जितने भी रेडियो टावर्स हैं उनको फाइबर केबल के माध्यम से कनेक्ट करना। तो जो भी आप अपने आसपास टावर्स देख रहे होते हैं मोबाइल के, वो टावर्स अभी तक वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम फाइबर केबल के माध्यम से यदि कनेक्ट करेंगे तभी हम एक्चुअल में 5G को एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज 5G स्पीड हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है 5G को यूज करने के सामने, क्योंकि इंडिया की यदि आप करंट कंडीशन को देखेंगे तो हमारे जितने भी टावर्स हैं उसमें केवल 33% टावर ही ऐसे हैं जो फाइबर से कनेक्टेड हैं। बाकी आप सोच लीजिए कितने ज्यादा हमें फाइबराइजेशन की आवश्यकता है, तो लगभग 16 गुना ज्यादा फाइबर को हमें अभी भी बिछाने की आवश्यकता है। अब फाइबराइजेशन से फायदा क्या होता है? फाइबराइजेशन से आपको एक तो एडिशनल बैंडविड्थ मिलता है, और दूसरा आपको स्ट्रॉन्ग बैकहोल सपोर्ट मिलता है। जितना बढ़िया आपका स्ट्रॉन्ग होल सपोर्ट होगा उतना ही बढ़िया आपका कनेक्शन होगा और उतनी ही ज्यादा आपको स्पीड मिलेगी। अब इसका बैकहोल का मतलब समझ लीजिए। देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन में ना कई सारे पॉइंट्स होते हैं, लाइक जैसे आपके ये टावर्स आप देख रहे होते हैं, ये सारे जुड़े होते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट से।
फिर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट जो है जुड़ी होती है एक सेंट्रल यूनिट से, और सेंट्रल यूनिट जुड़ी होती है एक कोर से। तो इस तरीके से ये नेटवर्क चल रहा होता है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाती है आपके टावर से डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट के बीच में, इसको हम कहते हैं फ्रंट होल। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट और सेंट्रल यूनिट को कनेक्ट करने के बीच में जो आपका वर्क कर रहा होता है उसको हम मिड हॉल कहते हैं। और सेंट्रल यूनिट से कोर के बीच में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को हम बैक होल कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों ही टर्म क्लियर हो गए होंगे। तो ये कनेक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है अलग अलग टर्म से। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फाइबराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज बैटरी सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब देखिए, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं जहां पर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग जाती है, और आपको डर भी लगा होगा कि ऐसे व्हीकल्स लेने से कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। बहुत सारे स्कूटर्स में आग लग जाती है, बहुत सारी बसेस में आग लग जाती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेंटर के द्वारा एक पैनल का गठन किया गया है जो बैटरी सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ प्रोसीजर्स बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं बैटरी में आग लगने के, या फिर कहें इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने के। हो सकता है कि बैटरी को बनाने में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो जिसकी वजह से बैटरी में एक्सप्लोजन हो गया हो कुछ, या फिर इसमें एक्सटर्नल डैमेज भी हो सकते हैं। कोई फॉल्ट चार्जिंग हो सकती है, गलत तरीके से व्यक्ति ने चार्जिंग कर दी हो बैटरी को तो भी वो एक्सप्लोड हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ रीजंस हो सकते हैं। यदि हम बैटरीज की बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज की जा सकती हैं, तो कई तरीके की बैटरीज हमारे सामने उपलब्ध होती हैं। जैसे एक बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, इसको आप यूज कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी को यूज कर सकते हैं, या फिर निकल मेटल हाइड्राइड जैसी बैटरीज को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे बढ़िया बैटरी जो होती है वो लिथियम आयन वाली बैटरी होती है, क्योंकि इसमें एक तो पावर टू वेट रेशियो काफी बढ़िया होता है। पावर टू वेट रेशियो का मतलब है बैटरी के वेट से भी ज्यादा ये पावर को जनरेट करती है। तो आपको यहां पर ज्यादा व्हीकल भारी भी देखने को नहीं मिलेगा और पावर भी अच्छी देखने को मिलेगी। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होती है और ये अपने आप डिस्चार्ज ज्यादा तेज गति से नहीं होती है। सो बेटर क्वालिटी की बैटरी है जो कि मोस्टली व्हीकल्स में यूज की जाती है। ओके, तो ये हो गया आपका टॉपिक यहां पर फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन एनोनिमाइजेशन ऑफ डेटा। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एनोनिमाइजेशन ऑफ डेटा गाइडलाइंस को और साथ में मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज कर दिया गया है। अब ये एक्चुअल में है क्या, इस चीज को समझ लीजिए। ये गाइडलाइन प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है? पहले तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इसको प्रिपेयर करता है सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और साथ में कौन इसको प्रिपेयर करता है? स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब मतलब समझिए कि डेटा एनोनिमाइजेशन का मतलब क्या है। डेटा एनोनिमाइजेशन का मतलब होता है आपकी आइडेंटिटी को पर्सनल कर देना, मतलब उसको छिपा देना। लाइक किसी व्यक्ति का नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, या फिर उसके मान लीजिए आधार की इंफॉर्मेशन हो गई। इन सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? हाइड कर देते हैं। तो जब भी किसी कंपनी के पास आपका ये डेटा सेव रहेगा, उस डेटा को कोई भी अदर पर्सन देख नहीं सकता है। सो आपकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होता है ना, वो यहां पर हाइड कर दिया जाता है। इसी चीज को हम कहते हैं डेटा एनोनिमाइजेशन। और जो भी डेटा एनोनिमाइज किया जाता है उसी डेटा को हम एनोनिमाइज डेटा कह देते हैं। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे पर्पस क्या होते हैं एनोनिमाइजेशन ऑफ डेटा गाइडलाइंस के? तो ऑब्वियसली आप इतना समझ ही गए होंगे कि इससे आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट की जाएगी, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन को यहाँ गायब कर दिया जा रहा है, उसको छिपा दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्राइवेसी को यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा एनोनिमाइजेशन ऑफ डेटा के द्वारा कुछ ऐसे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डेटा एनोनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लागू कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेसी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा मूव करती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इन गाइडलाइंस के माध्यम से। उसके बाद मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस की बात करें तो इसमें आपकी मोबाइल सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाएगा, और मोबाइल सिक्योरिटी के लिए हम तीन चीजों पर ध्यान देंगे। एक तो मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, जो फोन आप यूज कर रहे हैं उसमें मेलवेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं
उस पर हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। दूसरी चीज यहां पर ध्यान दी जाती है मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए, उसको कोई भी थर्ड पर्सन बीच में हैक ना कर ले, इस चीज पर भी ध्यान देना है। और उसके अलावा जो मोबाइल सर्विस आप प्राप्त कर रहे हैं उसकी भी सिक्योरिटी आपको मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी भी आपका कनेक्शन ऑफ हो जा रहा है या इस तरीके की जो प्रॉब्लम है आपके मोबाइल सर्विस से रिलेटेड वो भी नहीं होनी चाहिए, वो सिक्योर होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर आपका ये जो तीनों हमने कैटेगरीज देखी, इसमें तीन तरीके से मेजर्स लिए जा सकते हैं। पहला मेजर हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ पॉलिसी फ्रेम करेगी जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। और जितनी भी आपके देश में कंपनी है जो मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं या फिर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज हैं, तो उन सारी कंपनीज के लिए ये कुछ पॉलिसीज यहाँ पर बना दी जाएंगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी बेस्ड हम यहाँ पर कुछ मेजर्स ले सकते हैं, लाइक आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कुछ यहाँ पर यूजर ओरिएंटेड मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक आई थिंक फिनिश हो जाता है। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी न्यूज में इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। अब ये गाइडलाइंस क्या है, इनको ध्यान से जरा समझ लीजिएगा। अभी तक आपने सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सुना होगा, है ना, सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR के बारे में। तो अभी यहां पर SSR का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। SSR होता क्या है, देखिए, जो भी हमारे ऐसे वर्कर्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में लगे हुए हैं, उनके ऊपर एक एथिकल ऑब्लिगेशन दिया जाता है कि आप सोसाइटी के अदर सेक्शन को भी अपनी नॉलेज शेयर करें, आप उन्हें भी इनेबल करें कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ सकें। ओके, तो ये होता है आपका साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये एक एथिकल ऑब्लिगेशन है, कोई कानून नहीं है, और ये वॉलंटरी होता है। आप करना चाहें तो करिए और आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। ओके, तो ये हो गया हमारा SSR। इसके बाद गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें जितनी भी सेंट्रल की मिनिस्ट्रीज हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं वो अपने अकॉर्डिंग SSR को लेकर कुछ प्लान एंड स्ट्रेटजीज तैयार करेंगे। इसके अलावा जितने भी नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपने SSR इंप्लीमेंटेशन के प्लान को तैयार करेंगे। ओके, और जो एंकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं वो भी अपनी अपनी पॉलिसीज को, अपने अपने प्लान्स को प्रिपेयर करेंगे अपने अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पर एक SSR असेसमेंट सेल की भी स्थापना की जाएगी। और ये क्या असेस करने का काम करेगा, ये देखेगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा कितने अच्छे से मेजर लिए गए हैं साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, या फिर कोई भी इंडिविजुअल है वो कितने अच्छे से वर्क कर पा रहा है साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ असेस किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी हमारे नॉलेज इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश करनी पड़ेगी SSR को लेकर, जिसका नाम होगा SSR रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा एक फाइनल बात और ध्यान रखिए, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल SSR एक्टिविटीज को यहाँ पर रिवॉर्ड भी किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इसको प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर इस क्षेत्र में हमें और काम करना चाहिए, तो इस तरीके के मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आयुर्वेदा आधार प्रोडक्ट। आयुर्वेदा आधार प्रोडक्ट क्या है और इसको न्यूज़ में क्यों आ गया है ये, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयुर्वेदा आधार प्रोडक्ट के रेगुलेशन के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं जिनको आपको समझना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, ये जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इनके ऑब्जेक्टिव हैं आयुर्वेदिक फूड का हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करना। ठीक है, अभी तक आप देखते होंगे कि हमारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर आयुर्वेद का केवल ठप्पा लगा हुआ होता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें केमिकल्स को भी यूज कर लिया जाता है। तो जो हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक फूड्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए ही हम इन रेगुलेशंस को लेकर आ रहे हैं। और साथ में इनका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल मार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करना। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अगर बेटर होंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको पहुंचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, यदि हम रेगुलेशंस की बात करें, इसके हाइलाइट्स की बात करें, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड आयुर्वेदा आधार रेगुलेशन 2022 के द्वारा ये बोला गया है कि जो भी हमारे आयुर्वेदिक आधार प्रोडक्ट होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग को गवर्न करने का काम करेगी FSSAI। ओके,
उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में ध्यान रखना है कि जो भी हमारे आयुर्वेदिक आधार प्रोडक्ट हैं इनके लिए हमने एक न्यू लोगो डिजाइन किया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये लोगो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट पर दिखता है तो इससे दो चीजें मिल जाएंगी आपको। एक तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, और दूसरी चीज आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आयुर्वेदिक आहार के टैग के अंतर्गत जो प्रोडक्ट रखा गया है उसकी क्वालिटी काफी हाई होगी। ठीक है, तो ये दो चीजों के लिए हमने डिजाइन किया है। उसके बाद यहां पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं आयुर्वेद के अंतर्गत जिसको हमने परमिट नहीं किया है, जहां पर आपको ये टैग देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक आहार प्रोडक्ट के अंतर्गत ये सारे प्रोडक्ट नहीं आएंगे। अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई, या फिर कोई ड्रग हो गया, या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, नार्कोटिक साइकोट्रॉफिक कोई सब्सटेंस हो गया, या फिर कोई हर्ब्स हो गई, जड़ी बूटियां हो गई, इन सभी को आयुर्वेदा आधार प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट एफएसएसआई के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के माध्यम से, और एक इंडेक्स भी इनके द्वारा जारी किया जाता है जो यहाँ पर FSSAI अथॉरिटी बनी है। ये एक इंडेक्स जारी करती है जिसका नाम है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2021-22 में इन्होंने ये जारी किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होगी आपकी आयुर्वेदिक आहार प्रोडक्ट के बारे में। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव से जितने भी हमारे हो सकते थे पिछले साल के टॉपिक्स, वो मैंने आपके साथ कवर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है, छूट गया है, तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके उन टॉपिक्स को भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओनली आईएएस के चैनल को, सो डैट नेक्स्ट लेक्चर्स आपके मिस ना हो। थैंक यू सो मच।